हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो जो बुक्स और बरियल से हमें पता चलता है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मैरी इन द लाइब्रेरी। ये एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि जैसे ही बेल बजती है तभी टीचर्स बोलते हैं, मतलब जो टीचर होता है वो बोलता है स्टूडेंट्स को कि फॉलो करो मुझे, मेरे पीछे पीछे आओ। क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी जा रहे थे, लाइफ में पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। जैसे ही मैरी ने पैर अंदर रखा तो उसने देखा कि लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा सा कमरा है, क्लासरूम से भी बड़ा है, और वहाँ पर बहुत तरह तरह की कबर्ड्स हैं, शेल्फ्स हैं जिनके ऊपर किताबें रखी हुई हैं। एक कॉर्नर पे एक कबर्ड था जो पूरी तरीके से भरा हुआ था बड़ी बड़ी किताबों से। जैसे ही मैरी ने देखा तो उसने कबर्ड को ना खोलने की कोशिश करी, और तो टीचर ने कहा कि ये कबर्ड बहुत स्पेशल बुक्स से भरा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट धर्मों की किताबें रखी हुई हैं। क्या आप वेदास के बारे में जानते हो, जिसको हिंदी में हम वेद कहते हैं? वेदास क्या होते हैं? तो मैरी को नहीं पता था, और यही अब हम जानने वाले हैं, वेदास क्या होते हैं। जो सबसे पुरानी किताबें हैं ना दुनिया में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स की अगर बात करें दुनिया में, तो उसमें नाम आता है वेदास का। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो वेद हैं हमारे, वो चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो सबसे पुराना वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, जिसको बनाया गया था, लिखा गया था लगभग 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले लगभग लिखा गया था। ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारे हाइम्स हैं, यानी कि श्लोक्स हैं, जिनको सूक्ता कहा जाता है। इन हाइम्स को लिखा गया था, एक तरीके से तारीफ करी गई है देवी देवताओं की, है ना, प्रशंसा की गई है। एंड इसमें 3 तरह के गॉड्स के बारे में बताया गया है। वो 3 गॉड कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो है अग्नि, सोम और इंद्र। अग्नि कौन है? गॉड ऑफ फायर है। सोम कौन है? एक योद्धा, एक वॉरियर गॉड है, ठीक है। और सोम क्या है? एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनाई जाती है। तो इस तरीके से है। ये जो हाइम्स है इनको कंपोस्ट किया गया था ऋषि मुनियों के द्वारा, और जो फिर पुजारी वगैरह होते थे अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट करवाते थे, गवाते थे इन श्लोक्स को और याद करवाते थे, एक एक शब्द को याद करवाते थे बिट बाय बिट तरीके से, और बहुत ग्रेट केयर के साथ, ताकि कोई भी गलत श्लोक ना बोले ना ही याद करे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर composed, taught एंड लर्न बाय मेन। ज्यादातर जो श्लोक्स हुआ करते थे उनको लिखने और पढ़ने और याद करने का जो काम है आदमी करते थे, लेकिन हाँ, कुछ श्लोक्स औरतों ने भी कंपोज करे हैं, यानी बनाए हैं। ऋग्वेद सबसे ज्यादा ओल्ड है, और ऋग्वेद की बात करें तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कि आजकल की जो मॉडर्न संस्कृत हम स्कूल में पढ़ते हैं इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। देखो, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत किस फैमिली का हिस्सा है, किस लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है? तो इंडो यूरोपियन। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। और कुछ एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। सुन के अजीब लग रहा है ना कि फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, गुजराती, असमी और ये कुछ हमारी पर्शियन जैसी जो लैंग्वेज है एशिया की, इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। वर्ड मात्र, मात्र जो कि संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में इसे हम माँ बोलेंगे, है ना, और मदर बोलेंगे इंग्लिश में। तो आपको सिमिलैरिटीज नहीं लग रही हैं कि मात्र, माँ, मदर? काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि ये सारी भाषा इंडो यूरोपियन फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक, स्पेनिश, इटालियन, पर्शियन, इन सारी भाषाओं में, इवन हमारी भारतीय भाषाओं के अंदर यानी असामी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, इनके अंदर भी इतनी सारी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज
यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट के बेटा अंदर क्या क्या आता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाषा यूज की जाती है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज की हैं, लेकिन ऊपर की जो कुछ मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई ये एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, जो कि है इंडो यूरोपियन, ठीक। आगे देखिए, Those used in North East belong to Tibeto-Burman family। तो हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हमारी असामीज को आप थोड़ा छोड़ दें, बाकी हमारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, तो वो किसको बिलोंग करती हैं, तिब्बतो-बर्मन फैमिली को, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। तो ये जो हमारे साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, तमिलनाडु में बोले जाने वाली तमिल है ना, आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली तेलुगु, कन्नड़, मलयालम केरला में बोली जाती है, ये सारी द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये आपको थोड़ा याद रखना है, जो सेंट्रल इंडिया हो गया, झारखंड हो गया ना, छत्तीसगढ़ वगैरह, यहाँ पर बोले जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read। तो देखो, द बुक, जो बुक हम यूज करते हैं उसको हमने लिखा है, फिर प्रिंट करा है, लेकिन अगर हमने अपने वेदों की बात करी जाए, बहुत पुराने हमारे एक ग्रंथ है ऋग वेदा, इसको ना रिसाइट करते तो लोग, मतलब बोलते थे, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो वैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था इनको। रीड करने की अपेक्षा इनका गुरु जो होते थे वो बोलते थे और लोग इनके पीछे पीछे फिर रिसाइट करते थे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कॉम्पोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो देखो, पहली बार इसका जो कॉम्पोजिशन हुआ और प्रिंट किया गया था तो लगभग 200 साल करीबन हुआ है इसको, लेकिन उससे हजारों साल पहले ही ऋग वेदा की जो ये बहुत सारी राइम्स हैं ये लिखी जा चुकी थी। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग वेदा। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग वेदा को यानी ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well। तो देखो, कुछ सबूत हमें मिले हैं, जैसे टूल्स वगैरह मिले रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रंथ भी मिले हैं हमें लिखे हुए। तो जो लिखे हुए सोर्सेज हैं उनकी भी पढ़ाई करी जाती है, जैसे कि ऋग्वेदा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे श्लोक्स हैं, हाइम्स हैं, किस फॉर्म में, डायलॉग्स के फॉर्म में। डायलॉग के फॉर्म में मतलब एक इंसान कुछ कह रहा है, उसके रिप्लाई दूसरा इंसान कर रहा है, तो इस फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में बहुत सारे श्लोक्स हैं। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलज। तो मतलब एक कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, किस किस के बीच में चल रही है, विश्वामित्र, एक कौन है, संत है, संत महात्मा है, आपने आई थिंक इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, विश्वामित्र के, और दो नदियों के बारे में, दो नदियां हैं, व्यास नदी और सतलुज नदी, इन तीनों की आपस में क्या चल रही है, बात चल रही है। और ये नदियां हैं वैसी हैं जिनकी पूजा की जाती थी। आपको पता है हिंदू धर्म में नदियों की कितनी मान्यता है, देवी स्वरूप माना जाता है, वैसे ही व्यास और सतलज को देवी माँ की तरह माना जाता था, और इनकी विश्वामित्र से बातचीत हो रही है एज अ डायलॉग, है ना, और राइम्स के फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में है। आगे देखिए, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। देखो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्या लिखा है, तो ये ऋग्वेदा की मैन्यूस्क्रिप्ट है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन द बिट्स बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। तो ये हमें कश्मीर से सबूत मिलते हैं इसके, तो किसी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as English translation. It is now preserved in a library in Pune, महाराष्ट्र। तो आज के टाइम पे ये मतलब एक क्या कह सकते हैं, पत्ता होता है ना, पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है, और ये प्रिजर्व करके रखा गया है पुणे की लाइब्रेरी में, महाराष्ट्र के अंदर, और 150 साल करीबन ये पुराना है। कहाँ से मिला, तो कश्मीर से मिला,
और क्या चीज़ है ये? तो ऋग्वेद का एक पन्ना मान लो, पेज है ये, मैन्यूस्क्रिप्ट है। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना इससे पहले के चैप्टर्स में। तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से हम लिखते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, तो यहाँ पर जो इन लोगों की बातचीत हो रही है विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में, तो वो डायलॉग्स के बीच में इनकी जो बातचीत है वो दी गई है। तो देखिए विश्वामित्र और नदियां आपस में क्या बात कर रही हैं। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स come down from the mountains like two soft swift horses, like two shiny cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wishes to unite with one another. तो मतलब जो विश्वामित्र हैं, ये संत महात्मा जी हैं जो हमारे, ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो रिवर्स हैं कहाँ से आती हैं? माउंटेन से आती हैं, जैसे कि कोई तेज घोड़े हों उस तरीके से, शाइन करती हुई, जैसे एक गाय होती है ना, वो अपने बछड़े को जब वो दूध पीता है तो जैसे वो चाटती है उसको, है ना, लिक करती है जैसे अपने काफ को, वैसे ही आप शाइन करती हुई आ रही हैं पहाड़ों में से, है ना। आप एक रथ की तरह जाती हैं सी तक, और आप हमेशा पावरफुल रहती हैं। किसकी वजह से? इंद्र की वजह से। बिकॉज इंद्र देव जो होते हैं वो वर्षा करवाते हैं, वर्षा से नदियां भरी रहती है पानी से, आप पानी से एकदम भरी रहती हैं और एक दूसरे के साथ यूनाइट करती हैं, मिलती हैं ये दोनों नदियां। द रिवर्स, वी who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? नदियां बोलती हैं कि हम जो पानियों से भरी हुई हैं और हम अपने जो हमारा जो पथ है, हमारा जो पाथ है, रास्ता है, उसके सहारे हम चलती रहेंगी जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। एक बार जो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हम नहीं रुक सकते। आप हमारी पूजा क्यों कर रहे हो, है ना, हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलती हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद दिस chariot and carts, let your waters not rise above our axles so that we can cross safely. तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बहनों प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ सिंगर्स आए हुए हैं दूर से अपने रथ से, ठीक है, तो आप अपने पानी को का जो स्तर है वो इतना मत बढ़ाना कि हमें दिक्कत आए और हम इजीली क्या कर सके, क्रॉस कर सके नदी को। रिवर्स कहते हैं, We will listen to your prayers so that you can cross safely. तो रिवर्स क्या कह रही है, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आप आराम से मतलब कि जो रिवर है क्रॉस कर पाएंगे, मतलब हमें क्रॉस कर पाएंगे। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that sages lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. अब ये जो कुछ लाइंस थी ना श्लोक की, ऋग्वेद की, उससे हिस्टोरियंस ने ये समझा कि ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो श्लोक लिखे गए होंगे ये उस एरिया में लिखे गए होंगे जहां पर व्यास और सतलज नदी बहती होगी। दूसरी बात, इस सोसाइटी में घोड़े और गाय की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि इतनी जो देवी स्वरूप नदियां हैं उनसे कंपेयर किया गया है हॉर्स और काऊ का, तो यानी कि हॉर्स और काऊ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रीशियस एनिमल हैं। Other rivers, especially the Indus and its tributaries and Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. तो इन नदियों के अलावा, व्यास और सतलज नदी के अलावा, इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो इंडस में आके मिल जाती हैं, जिसको हिंदी में हम सिंधु नदी कहते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। और अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, गंगा और यमुना के बारे में सब जानते हैं। गंगा और यमुना का जिक्र एक बार किया गया है ऋग्वेद में। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। चैरियट समझते हो ना, रथ को कहा जाता है। देयर वर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। तो बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं जो
ऋग्वेद में किसके लिए कही जा रही है? जानवरों के लिए, बच्चों के लिए, है ना, मतलब, और बच्चों में भी किसके लिए? बेटों के लिए, और घोड़े जो होते थे उनके लिए। हॉर्सेस वर यूज्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। आपने देखा होगा रथ होते थे, रथ को लेके लड़ाई करने जाते थे पुराने टाइम पे, तो हॉर्सेस की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। Battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. तो अक्सर जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़मीन के चक्कर में होती थी, क्योंकि ज़मीन पर ही आप अपने क्रॉप्स उगा सकते हो, ज़मीन पे ही आप अपने जानवरों के लिए चारा उगा सकते हो। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी और लोगों को कैप्चर करने के लिए, बंदी बनाने के लिए भी होती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. तो जो भी वेल्थ होती थी, वेल्थ जहाँ से आती थी ना, पैसा वगैरह, तो उसको ना लीडर जो होते थे उस उनमें बट जाती थी, थोड़ी सी पुजारियों को दे दी जाती थी और बाकी बची कुछ बांट दी जाती थी कॉमन लोगों में। Some wealth was also used for the performance of yajnas or sacrifices in the offerings were made into the fire. तो यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में बहुत सारी ऑफरिंग्स दी जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ वेल्थ संभाल के रखी जाती थी। These were meant for gods and goddess. Offering could include ghee, grain and in some cases animals. तो ये जो ऑफरिंग्स होती थी किसके लिए होती थी? देवी देवताओं के लिए होती थी, और इसमें क्या होता था? घी, अनाज, या कुछ केसेस में बलि भी चढ़ती थी, तो एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस किया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें हिस्सा आदमी ही लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मैट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वार एंड पीस। जैसे आज के टाइम पे हमारी डिफेंस है, आर्मी अपनी रहती है, नेवी रहती है, एयरफोर्स रहती है, उस टाइम पे कोई ऐसी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। कभी इशू कोई होता था तो लोग एकजुट होकर एक जगह मिलते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे लड़ाई हो या फिर शांति कैसे फैलाई जाए, और अपना जो लीडर होता था उसको भी चुनते थे। और लीडर कैसा होता था? जो बहादुर हो, जिसमें योद्धा वाले गुण हो, एक निपुण योद्धा के गुण हो। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो क्या शब्द यूज किया करते थे पुराने टाइम पे एक किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए? सो बहुत सारे तरीके हैं पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके काम के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से, क्या वो बोलते हैं या किस जगह को वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली के हिसाब से, उनकी कम्युनिटी और कल्चर प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था उसको हम देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। अगर काम की बात करी जाए तो ऋग्वेद के अंदर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो होते थे पुजारी, जिनको हम ब्राह्मण्स भी कहा करते थे, जो मतलब जो यज्ञ से जुड़ी हुई चीजें करते थे या फिर पूजा पाठ की चीजें करते थे, और दूसरे होते थे राजा। ठीक, राजा तो आपको पता ही है राजा कौन होते हैं। These rajas were not like ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places, or armies, nor they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed fathers as rajas. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि राजास तो आप जानते ही हो कौन से राजा हैं, तो राजा वही है, लेकिन थोड़ा अंतर ये है कि आप जिन राजाओं को जानते हो उसमें क्या होता है कि एक राजा हुआ तो उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, लेकिन इस टाइमिंग में, ऋग्वेद वाले टाइमिंग में ऐसा नहीं होता था। और राजा क्या होता था, वो कोई उसकी अपनी आर्मी नहीं होती थी, कोई महल वहल नहीं होता था, है ना, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करता था। थोड़ा सा अंतर है पुराने राजा में और नए राजाओं में जो हम समझते हैं। टू वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. One was the word jana, which we still use in Hindi and other language. The other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. तो कम्युनिटी की अगर बात करी जाए, पूरी कम्युनिटी की बात करी जाए, तो दो शब्द यूज करे जाते थे, जना और विश. विश शब्द का जो विश शब्द कहाँ से आया है? वैश्य शब्द से आया है, जिसको आप और ज्यादा डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. और जना तो हम अभी भी बोलते हैं, कितने जन, ये जन वो जन, लोगों को बोलते हैं. ठीक है.
Several Vish or Jana were mentioned by name, so we find reference to the Puru Jana or Vish, the Bharat Jana or Vish, the Yadu Jana or Vish, and so on. तो ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे भारत जना है ना या पुरु जना, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, विश या जना दोनों कह सकते हैं. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent as Dasas and Dasyus. तो जो लोग श्लोक बनाते थे, श्लोक लिखते थे या श्लोक का क्या करते थे, कॉम्पोजिशन करते थे, उनको क्या कहा जाता था, आर्या कहा जाता था. और जो इनके ओपोनेंट होते थे, जो आर्या नहीं होते थे, उनको दास कहते थे या फिर दासयूस कहते थे. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasa came to mean slave. और बाद में ये जो शब्द है दास, इसका मतलब क्या हो गया, गुलाम. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. तो ये दासास कौन लोग होते थे, आदमी औरत दोनों होते थे. ये वो लोग होते थे जो किसी युद्ध में हार चुके होते थे. अब जिस इंसान से हारे हैं वो जो चाहे इन गुलामों से करवा लिया करता था. While Rigveda was being composed in northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो देखो ऋग्वेद की जो कॉम्पोजिशन हुई थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुई थी सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं अलग अलग जगह पे. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में अभी हम एक इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं. These stone boulders are known as megaliths. Literally big stone. तो मेगालिथ क्या होता है, बड़े बड़े stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial site. तो इन बड़ी बड़ी जो मेगालिथ्स होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इनका यूज किया जाता है बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए. बरियल साइट समझ रहे हो ना, जहां पर किसी को भी जो डेड बॉडी है गाड़ा गया हो. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and in northeastern Kashmir. तो ये जो प्रैक्टिस थी ना मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की, उन पे कुछ कुछ लिख देने की, तो ये 3000 साल पुरानी है. और ये जो जगह लिख रही है यहाँ पर हुआ करता था ये मेगालिथ्स को यूज करने का काम. Some important megalith sites are shown on map 2, जो पेज 13 पे है. वहां पर कुछ important sites हैं मेगालिथ की. ये देखिए टॉप में क्या है. This type of megalith is known as schist. Some schists like the one shown here have potholes which could be used as an entrance. Potholes होते थे, ये schist टाइप का है मेगालिथ, ठीक. और इसके आजू बाजू देख रहे हो पत्थर ही पत्थर लगाए हुए हैं. While some megaliths can be seen on surface, other megaliths burial are often underground. तो कुछ तो जमीन के ऊपर होते थे megaliths और कुछ जमीन के अंदर होते थे, underground होते थे. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indication that there are burials beneath. तो कई बार आपको दिख रहा है जैसे पत्थर पत्थर ऐसे गोले सर्कल में, कभी सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर होता था. तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता पड़ता था कि यहाँ पर कोई बरियल साइट है या फिर कोई बरियल इसके नीचे होगा. ऑल दीज बरियल्स, एक सेकेंड, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स. वी हैव मेड अ लिस्ट हियर. ट्राई एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो लोग यूज करते होंगे जब वो मेगालिथ को बनाते होंगे. तो आपको अरेंज करना है, पहले क्या करते होंगे, पहले उसके बाद क्या करते होंगे. डिगिंग पिट इन अर्थ, मतलब जमीन में गड्ढा खोदना. ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, कहीं से स्टोन लाना. ब्रेकिंग बॉल्डर्स, ये जो ये बॉल्डर बनाए हैं इसको ब्रेक करना. प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन. फाइंडिंग सुटेबल स्टोन. शेपिंग स्टोन. बरियल, बरिंग द डेड. तो ये सारी चीजें हैं, पहले वो क्या करते होंगे इस तरह से आपको अरेंज करना है. All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots which were called black and red ware.
जो बरियल्स होते थे ना, कुछ कॉमन फीचर्स होते थे उनके, कि जो डेड बरीड्स होते थे उनके साथ कुछ बर्तन को भी दफनाया जाता था जो ब्लैक और रेड वेयर होते थे। ऑल्सो फाउंड्स आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बरियल्स के साथ घोड़े भी दफनाए जा रहे हैं, घोड़े के ऊपर जो भी चीज़ें लगाई जाती है ना, रथ वगैरह से यूज़ होने वाली इक्विपमेंट्स, वो भी गाड़े जा रहे हैं। ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी वगैरह हैं, वो भी पत्थर की हो या सोने की, वो भी दफनाई जा रही है। यहाँ पे देखिए आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल, ये जो चीज़ है ये क्या है, हॉर्स इक्विपमेंट है, ठीक है, हॉर्स के गले में बांधे जाने वाले इक्विपमेंट है ये। और ये एक एक्स है, पहले के टाइम पे इसी टाइप की एक्स यूज की जाती थी। एंड अ डैगर, ये डैगर है, पत्थर का बनाया हुआ डैगर है ये। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो उस टाइम पे किस प्रकार के सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो स्केलेटन मिला होता है, स्केलेटन समझते हो, कंकाल, जो कोई इंसान मरा रहता है तो उसकी पूरी हड्डियों का जो वो एक कलेक्शन होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, डरावनी में, उसको हिंदी में कंकाल और इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। तो कई बार उस कंकाल के साथ एक ही चीज दफनाई जाती थी और कई बार बहुत सारी चीजें होती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, ब्रह्मगिरी देखना कहाँ पर है। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बरियल के साथ इतनी सारी चीज़ों को दफनाया गया था। लेकिन वहीं पर जब अलग स्केलेटन्स को देखा गया तो वहाँ पर सिर्फ कुछ हमें बर्तन ही मिले। तो ऐसा लगता है इन फाइंडिंग से कि देयर वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग पीपल हु वर बरीड, सम रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोअर्स। तो इस तरह की फाइंडिंग्स देखकर लगता है कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे तो कुछ लोग गरीब रहे होंगे, कुछ का स्टेटस थोड़ा सोसाइटी में ऊंचा रहा होगा तो कुछ का स्टेटस नीचा रहा होगा, क्योंकि जिनका ऊंचा रहा होगा उनके साथ ज्वेलरी है गोल्ड की और ज़्यादा सामान है, और जो लोग गरीब रहे होंगे उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल स्पॉट से ये पता चलता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए ही हैं। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in same place, though not at the same time. कई जगह पे ऐसे मेगालिथ मिले हैं जहां पर एक से ज़्यादा बॉडीज को दफनाया गया है, तो ये माना जा सकता है कि ये एक ही फैमिली के लोग होंगे जिनको दफनाया गया है। हाँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में दफनाया गया हो। जैसे एक फैमिली के एक सदस्य की मृत्यु होती है तो उसको दफना दिया, फिर किसी की 4 साल बाद 10 साल बाद होती है तो उसी जगह में उसी के पास उस आदमी को दफनाया गया, तो ऐसा हुआ होगा। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or borderless plates on the surface probably served as signposts to find burial sites so that people could return to the same place whatever they wanted to. तो कुछ साइन पोस्ट बना दिए जाते थे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ हमने अपनी फैमिली के इंसान को बरी किया है, और अब नेक्स्ट अगर हमारी फैमिली का कोई भी इंसान की मृत्यु होगी तो उसको भी हम यहीं बरी कर देंगे। अ स्पेशल बरियर एट इनाम गांव, तो एक स्पेशल बरियल साइट मिली है, कहाँ पर, इनाम गांव में मिली है। तो आपको मैप 2 पे देखना है, पेज 13 पे देख लीजिए इनाम गांव कहाँ है। इट इज साइट ऑन द रिवर घोड़, घोड़ एक नदी का नाम है जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 1700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. यहाँ पर जो थोड़े जवान होते थे लोग उनको ग्राउंड में बरी किया जाता था। Laid out straight with the head towards north. तो इनको एकदम सीधा लिटाया जाता था जहाँ पर सिर नॉर्थ की तरफ होता था। Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. ज़्यादातर ये बरियल्स उनके घर में ही होते थे और इनके साथ खाने पीने के भी बर्तन मिले हैं। One man was found buried in a large
4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed houses। तो एक आदमी का बरियल क्या कहाँ पर मतलब मिला है कि 4-legged क्ले जार के अंदर मिला है एक आंगन में जिसमें 5 कमरे थे। ये कम से कम वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस था उस साइड इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। ग्रेनरी समझते हो, जहां पर अनाज रखे जाते हैं, तो इस घर के अंदर एक ग्रेनरी भी है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, मतलब सीधे सीधे नहीं है, एक के ऊपर एक पैर करके क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बॉडी को दफनाया गया है। वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। तो जो ये कंकाल हमें मिल रहे हैं बरियल साइट से, तो उसकी स्टडी हमें क्या बताती है? It is easy to make out skeleton of a child from its small size. However, there are no major difference in the bones of a girl and a boy. देखो, ये बहुत इजी होता है कि हम ये बता सकें कि स्मॉल है तो वो स्मॉल साइज है तो वो किसी चिल्ड्रन का होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं लड़का और लड़की की बोन्स में। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वुमन। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि स्केलेटन आदमी का है या औरत का? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद स्केलेटन। कई बार लोग क्या करते हैं कि ये जो स्केलेटन के साथ चीजें मिलती है ना, उसके बेसिस पे पता करते हैं कि ये जो कंकाल है औरत का रहा होगा या आदमी का। अगर कंकाल के साथ हमें मिल रही है ज्वेलरी तो लोग सोचते थे कि औरत का होगा। अगर देर आर प्रॉब्लम विद दिस ऑफन मेंस ऑल्सो ऑर्नामेंट्स। अब प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है कि आपने देखा होगा ना, अपने भी पुराने जो सीरियल्स होते हैं उसमें आदमी भी तो ज्वेलरी पहनते हैं, तो हम कैसे मान लें कि अगर ज्वेलरी मिल रही है तो औरत का ही होगा, क्योंकि आदमी भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती है। तो एक बेटर वे क्या होगा कि हम सेक्स पता कर लें स्केलेटन का। ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे? बोन स्ट्रक्चर को देखें। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्ज टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो जो हिप और पेल्विक एरिया होता है नीचे वाला, वो एरिया वुमेन्स का थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है वुमेन बच्चा कैरी करती हैं अपने पेट में, तो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी की वजह से उनकी वहाँ की जो बोन होती हैं, थोड़ी एरिया जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं कि वेदर वो आदमी है या फिर औरत। These distinctions are based on modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. तो कम से कम 2000 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वो रहे हैं, कौन? मेडिसिन पे लिखने वाले फिजिशियन रहे हैं चरक। इन्होंने किताब लिखी है चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एंटोमोनी। तो हमारी जो मॉडर्न एनाटॉमी है, इसके अंदर क्या होता है कि बताया गया है 200 बोन्स है, लेकिन चरक संहिता में बहुत पहले ही 2000 साल पहले ही उन्होंने बता दिया कि 360 बोन्स होती हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरक ने क्या किया था, अपनी इस काउंटिंग के अंदर बोन्स की दांत और जॉइंट्स और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं इसको भी काउंट किया था। तो बहुत लोग टीथ समझ गए होंगे, दांत होते हैं, जॉइंट समझ गए होंगे जहां पर 2 बोन्स आके जुड़ रही हैं, लेकिन कार्टिलेज कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, कुछ बोन्स, आप कान पकड़ो अपना, तो आपको लगेगा कि टाइट टाइट भी है, लेकिन कान को मरोड़ पाते हो, है ना, बहुत सॉफ्ट बोन टाइप की होती है, इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ऑक्यूपेशन क्या था? इनाम गांव के लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। तो इस तरह की चीजें, जो बीज है ना गेहूं के, चावल के, दालों के, मटर के, ये सब चीजें हमें मिली हैं इनाम गांव से। और बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियां भी मिली हैं। Men bearing cut marks that show that they have been used as food have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, and mongoose, hare,
Besides birds, crocodile, turtle, crab, fish, there is evidence that fruit such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. तो इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, एनिमल्स की बोली और फ्रूट्स की बोली, ये सारी जो चीजें थी उनका एविडेंस मिला है हमें इनाम गांव से। एल्सवेयर में क्या बताया गया है कि फाइंड चाइना इन योर एटलस। तो एटलस में इजीली आपको चाइना मिल जाएगा, इंडिया के ऊपर ही है नॉर्थ में। तो लगभग 3500 साल पहले की बात की जा रही है, 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। तो हमें कुछ सबूत मिले हैं कि पहली बार जो राइटिंग्स हुई होंगी अराउंड इतने साल पहले हुई होंगी चाइना में। ये आपको लिखावट दिख रही है। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और इन राइटिंग्स को किस पे मतलब कार्व किया गया था, कार्व एनिमल्स की हड्डियों पे, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, ऑरिकल बोन्स कहा जाता है, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स। इनको ऑरिकल बोन्स क्यों कहा जाता था इन हड्डियों को, क्योंकि इनको ना देख के फ्यूचर्स बताया जाता था। किंग गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। किंग के पास कौन होते थे, वो लोग होते थे जो लिखने का काम करते थे, कॉपी करने का काम करते थे। कॉपी मतलब किसी ने कुछ लिखा फिर उसका देख के कॉपी किया, उनको स्क्राइब्स कहा जाता था। और वो क्वेश्चंस को लिखा करते थे हड्डियों के ऊपर। वुड दे विन बैटल्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे कि क्या वो लड़ाई जीतेंगे, वुड हार्वेस्ट बी गुड, या फिर जो फसल आएगी वो अच्छी आएगी कि नहीं, क्या उनके बेटे होंगे कि नहीं, मतलब इसी टाइप की क्वेश्चंस जो मतलब राजा महाराजा वगैरह पूछा करते थे एंड ऑल। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। उसके बाद क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं उनको ये फायर में डालते थे और उसमें से क्रैकिंग आवाज आती थी हीट की वजह से। देन फॉर्च्यून टेलर्स स्टडी दीज क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फिर जो लोग भविष्य बताने वाले जो लोग थे ना, वो क्या करते थे कि ये जो चटकने वाली आवाज आती थी ना, क्रैकिंग की आवाज आती थी, इनको पढ़ के फ्यूचर बताते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज। तो देखो आज के टाइम पर भी हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम फ्यूचर बता देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट आपको भी पता है कि कोई क्या ऐसे फ्यूचर बता सकता है क्या किसी का, है ना। तो उस टाइप पे भी ये चीजें और भी ज्यादा होती थी। तो ऐसे हड्डियों को आग में डाल के जो हड्डियों के चटकने से आवाज आती थी उसको सुनकर बताते थे, वो लोग प्रिडिक्शन करते थे कि ऐसा होगा, आपके बच्चे होंगे कि नहीं, आप लड़ाई जीतोगे कि नहीं, कि फसल अच्छी होगी कि नहीं। ये जो किंग्स होते थे पैलेस में रहते थे, महलों में रहते थे, सिटीज में। They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. इनके पास क्या होता था, बहुत दौलत होती थी, शोहरत होती थी, बड़े बड़े ब्रॉन्ज की कांस के वो होते थे, बर्तन होते थे। However, they did not know the use of iron. लेकिन इन लोगों को लोहे का कैसे इस्तेमाल करना ये नहीं पता था। तो इसके साथ आपको ये जो चैप्टर 4 है खत्म हो गया है, और आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने किताबों से और टेक्स्ट वगैरह ये जो चीजें हमारी इनसे बरियल से कितना कुछ सीखा है, और आगे भी खोज होती रहेंगी और हमें बहुत नई नई जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि छोटे छोटे जो ये नए किंगडम्स बने इनके बारे में आपको मैं बताऊंगी, जो किंग्स हुए और एक अर्ली रिपब्लिक जो हुई, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। चैप्टर 5 के अंदर बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका इसमें पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका एक लाइक। दूसरी चीज़, मैंने क्लास 6 की पूरी ज्योग्राफी करवा दी है, क्लास 6 की साइंस करवा दी है। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च कर सकते हैं क्लास 6 साइंस साक्षीज विद्या साधना में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी क्लास 6 के वीडियोस लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।